So hello guys and welcome back to my channel Guide to Glory. So in this video हम लोग बात करेंगे कि what to do in PSM clinical postings in third year. तो सबसे पहले PSM पोस्टिंग की बात करने से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। थर्ड ईयर में PSM की जो क्लिनिकल पोस्टिंग होती है उसमें क्या होता है कि वो 6 वीक्स की पोस्टिंग होती है। मतलब जनरली कोई भी पोस्टिंग होती है 4 वीक्स या 2 वीक्स की होती है, पर ये पीएसएम की जो क्लिनिकल पोस्टिंग है ये इस बार 6 वीक्स की है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा लंबी है। तो इसका एक एडिशनल बेनिफिट क्या है जो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए कि इसके साथ साथ आप लोग ट्राई करो कि आप पार्क जो टेक्स्ट बुक है वो ये सीपी के साथ साथ पढ़ लो कि ये सीपी में जो भी सब टॉपिक्स आएंगे वो सब ओवरऑल कहीं ना कहीं थियरी में भी आते होंगे और आते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो वो सब जो टॉपिक्स है वो साथ साथ में सीपी के साथ साथ कर लो तो उससे थियरी का भी हो जाएगा और सीपी का भी हो जाएगा, तो अच्छा बेनिफिट होगा। तो अभी बात करते हैं पीएसएम की। तो सिलेबस को बात करने से पहले हम लोग थोड़ी सी एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीएसएम की जो वर्ड एंडिंग होती है उसमें क्या होता है कि 40 मार्क्स का टेबल मतलब स्पॉटिंग होता है। मतलब 8 स्पॉट्स होते हैं 5-5 मार्क के। और उसके अलावा होता है एक 10 मार्क के क्वेश्चन एपिडेमियोलॉजी की एक्सरसाइज। उसमें भी जैसे सेकेंड ईयर में होता था वैसे कि 5-5 मार्क्स का हो सकता है या 6-4 मार्क्स के सम्स हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले आएगा उसमें एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी की वैसे बहुत इजी है, अगर आप कंसेप्ट समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत एग्जांपल्स के साथ सॉल्व कर लो तो इससे आपके कैश मार्क्स आ सकते हैं। और उसी से रिलेटेड सब केस कंट्रोल स्टडीज है, कोहोर्ट स्टडीज है, और सब उससे स्क्रीनिंग से सब रिलेटेड पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ये सब निकालने का आपको पूछते रहते हैं। तो आप एपिडेमियोलॉजी एक चीज है जो आपको करनी ही होगी और करनी ही चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं पीएसएम की क्लिनिकल पोस्टिंग में। तो मैं सब के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगा जो आपको आना ही चाहिए या फिर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड एंडिंग में आ सकता है या फिर ओवरऑल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट। आता है प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन। मतलब सब कुछ वैक्सीन से रिलेटेड। इसमें स्पॉटिंग में 2 से 3 स्पॉट्स होते हैं, यानी कि 10 से 15 मार्क का प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन आता है, जो एक स्मॉल नंबर नहीं है। मतलब अगर तो फिर ये बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका बारे में आपको A to Z सब कुछ आना ही चाहिए। मतलब पूरा अपना जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो पूरा आना चाहिए कि कौन कौन सी वैक्सीन कब कब दी जाती है और वो वैक्सीन कब तक दी जा सकती है। अगर कोई किसी बच्चे का डोज स्किप हो गया है तो कौन से हाथ में या फिर कौन से पैर में दी जाती है, उसका रूट क्या है, आईएम है, सब क्यूटेनियस रूट है, कौन सा उसका डोजेज क्या है, कौन सी वायल में यूज होता है। किसी किसी में ओपन वायल पॉलिसी यूज होती है, तो ओपन वायल पॉलिसी क्या है। और वायल होता है तो वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या होता है, उससे क्या मेजर होता है। और वैक्सीन से रिलेटेड कोल्ड चेन क्या होती है। फिर इससे रिलेटेड सम्स आते हैं कि भाई आपको मतलब कैलकुलेट करना था कि ये वैक्सीन देनी है तो कितनी वैक्सीन आपको जरूरी होगी पीएचसी पे। अगर आपके इतने इतने बच्चों को देनी है तो आपको कितनी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, बफर स्टॉक क्या हो गया, और वो सब उससे रिलेटेड सब चीजें आती है। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता नहीं सकता, मैं एम्फोसाइज नहीं कर सकता कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये टॉपिक आपको करना ही है। कमिंग टू नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर शायद पीएसएम की सीपी में ना आए तो पीडियाट्रिक्स में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, ऑब्स गायने में शायद पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको करना चाहिए, करना ही होगा। मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या 4 स्टेप्स है पोजिशनिंग के और अटैचमेंट के, वो पूछते ही रहते हैं, पूछते ही रहते हैं। और थोड़ा बहुत ब्रेस्ट मिल्क का भी आना चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क का कंटेंट्स क्या होता है, फोर मिल्क क्या होता है, हाइंड मिल्क क्या होता है। तो क्रैक निपल हो गया, ऐसा कुछ हो गया तो क्या मैनेजमेंट करना है, क्या क्या एडवाइस करनी है अगर मतलब उसी से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स है। और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे सीपी में या थियरी में क्वेश्चन आ सकता है कि एक बच्चा है इतने साल का है, उसका डाइट इतना है या फिर उसका वेट इतना है, ऐसा कुछ है।
तो आपको उसके लिए उस बच्चे के लिए डाइट सजेस्ट करना होगा। तो वो भी जैसे सेकंड ईयर में न्यूट्रिशन सब्जेक्ट आया था तो उससे रिलेटेड कुछ है, या फिर एग्जैक्ट अगर कैलोरीज और काउंट करने का वो सब ना हो, पर बेसिकली ऐसा है कि इसमें आपको वो बताएंगे कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में शायद हो सकता है ऐसा दिया हो कि बच्चा 6 मंथ से ज्यादा हो गया है फिर भी उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको एडवाइस करना होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी स्टार्ट करें। तो ये सब है, उससे रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं वो डब्ल्यूएचओ के ग्रोथ चार्ट्स और उससे भी रिलेटेड सब आता है, तो वो भी आपको आना चाहिए, जो पीडियाट्रिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको प्लॉट करना आना चाहिए और इंटर इन्फरेंस निकालना चाहिए कि बच्चा अंडरवेट है, बॉर्डर लाइन पे है या नॉर्मल है, ऐसा। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कमिंग टू नेक्स्ट, एमसीसीडी, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने इमेज में नीचे लिखा है, मोर और लेस ऐसा ही होता है, और आपको लिखना होता है, वो फॉर्म भरना होता है। आपको सिखाएंगे, कुछ डिफिकल्ट है नहीं, कैश मार्क्स है, अगर सीख लो तो इजीली से भर सकते हो और आपके इजीली मार्क्स आ सकते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्म मतलब एज इट इज जो होता है वो जेरोक्स निकाल के आपको देते हैं। अगर एक दो भी आपने प्रैक्टिस की हो तो आप आराम से भर सकते हो। शायद ये थोड़ा बहुत एफएम में भी काम लग जाए, पर ना भी लगे तो भी मतलब ये क्या कि एक कैश मार्क जैसी चीज है, तो ये कर लेनी चाहिए, इससे आपको 5 मार्क्स कैश मिल सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, 4 डिजीजेस। ये 4 डिजीजेस बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर रेबीज, एचआईवी, टीबी और लेप्रेसी। तो इसमें क्या होता है कि रेबीज में आपको वो पूछते हैं कि डॉग बाइट हो गया उसके बाद वुंड मैनेजमेंट कैसे करना है, कि मतलब वैक्सीन है तो कौन कौन सी वैक्सीन देनी है, मतलब उसका मतलब डोज क्या होता है, कहाँ पे देनी होती है, उसके रेजिमेंट्स होते हैं। तो वो भी पूछ सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल में कौन सा रेजिमेंट फॉलो होता है, वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। तो रेबीज का पूरा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस और कभी कभी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी पूछ सकते हैं, जो काफी रेयर है, पर फिर भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आना चाहिए कि प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस क्या करने का, इंक्लूडिंग वुंड मैनेजमेंट। कई बार क्या करते हैं बच्चे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में सिर्फ वो रेजिमेंट्स याद करते हैं, वुंड मैनेजमेंट याद नहीं करते, जबकि वुंड मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा बहुत ग्रेडिंग्स भी होता है, वो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख लेने का। अभी नेक्स्ट आता है एचआईवी पे। तो एचआईवी में भी ऐसा है, एचआईवी का प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके सारे रेजिमेंट्स मतलब एडल्ट्स में कौन सा रेजिमेंट यूज करने का, प्रेग्नेंट है तो कौन सा रेजिमेंट यूज करने का, बच्चों में कौन सा रेजिमेंट यूज करने का, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कौन सा रेजिमेंट यूज करने का, मतलब सारी ड्रग्स उसके कौन से क्लास, वो थोड़ा बहुत फार्मेक का भी इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ में हो सके तो फार्मेक का भी देख सकते हैं कि कौन सी क्लास का ड्रग है, कि एनआरटीआई है, एनएनआरटीआई है, एनटीआरआई है, क्या भाई इंटीग्रेस इनहिबिटर्स है, क्या क्या है, वो पूछे ना, पर फिर भी आना चाहिए। तो ऐसे फार्मे के साथ को रिलेट करते करते पढ़ सकते हो, अच्छा रहेगा। और फिर नेक्स्ट आते टीबी पे। तो टीबी के लिए जनरली एटलीस्ट सीपी के लिए भी और शायद थियर में जनरली वो लोग सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट नहीं पूछते होते, तो उस पर इतना फोकस नहीं करोगे तो चलेगा। पर फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी सारी मतलब किट्स जो होती है, एमडीटी किट्स होती है, मतलब वो पूरा जो ड्रग कॉम्बिनेशन होता है, उसमें कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, क्या क्या ड्यूरेशन के लिए देना होता है, वो सब इंपॉर्टेंट होता है। हर ड्रग और उसके डोजेस के नाम के साथ, मतलब रिफाम्पिसिन तो उसका कितना डोज, फिर पायरासिनामाइड तो उसका कितना डोज, इथाम्ब्यूटॉल तो उसका कितना डोज, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और आपको वो आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, मतलब वो ब्लिस्टर पैक्स वो लोग रखते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये टीबी का है, और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लिखनी होगी कि क्या क्या देनी है, कितने मंथ के लिए इंटेंसिव फेस होता है, कितने मंथ के लिए कंटिन्यूअस फेस होता है, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। टीबी की फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ डॉट्स का भी पूछ सकते हैं, डॉट्स क्या होता है, 99 डॉट्स क्या होता है। तो ओवरऑल टीबी का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं लेप्रेसी पे। तो लेप्रेसी का भी सेम ऐसे, उसका फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो है, मतलब ऐसे पॉसिबैसिलरी, मल्टीबैसिलरी, और उसका सब कुछ अपडेट होता रहता है, उसके भी ब्लिस्टर पैक्स आपको आने चाहिए। तो लेप्रेसी की भी ट्रीटमेंट उसकी डोजेज के साथ, यस, डोजेज के साथ इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा लेप्रेसी में वो डिसेबिलिटी किसी को हो गई, तो वो क्या करने का, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कई बार वो डिसेबिलिटी की पूरी एक किट आती है, तो उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं वो पूछते हैं, वो किट रख देती होती है, या फिर वो माइक्रोसेल्युलर रबर का चप्पल होता है तो वो रख देते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों रखते हैं, मतलब ओवरऑल, मतलब पॉसिबैसिलरी, मल्टीबैसिलरी किसको बोलते हैं, मतलब ओवरऑल लेप्रेसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 डिजीज है, ये 4 डिजीज तो आपको करके ही जाना है। इसमें से चार पे एक क्वेश्चन आ सकता है सीपी में,
या फिर 3 में आ सकता है, मिनिमम 2 में तो आएगा ही आएगा, मार्क माय वर्ड्स, आएगा ही आएगा। तो मैं इन अ वे आपको लीक ही कर रहा हूँ पेपर, मतलब जैसे प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये 4 में से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आपके 8 स्पॉट्स में से 4 या 5 स्पॉट्स तो शायद उससे भी ज्यादा, मतलब आप लिटरली प्रिडिक्ट ही कर सकते हो कि वही पूछेंगे। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये करनी ही है, अगर ना पूछे तो भी करनी है। कहीं ना कहीं पीएसएम वाले ये चीजें तो पूछेंगे ही। अगर पीएसएम में ना भी पूछी तो भी फार्मेक है, पैथो है, माइक्रो है, मेडिसिन है, कहीं ना कहीं काम लगेगी, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 4 डिजीजेस। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ एपिडेमिक। अब तक के जो टॉपिक्स थे वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, कि जिसको कोई भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। अभी थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगे, मतलब जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इसका शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है कि इसका क्वेश्चन आएगा ही, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकता, पर ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पूछते रहते हैं। तो इसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक आपको आना चाहिए, इसके स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक होते हैं, तो वो सारे स्टेप्स स्टेप वाइज आपको आना चाहिए। कई बार इसके एमसीक्यूज भी होते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक। तो ये उसके अलावा मतलब ओवरऑल ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड सब कुछ पूछते रहते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं, जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाया कि इसके स्टेप्स होते हैं प्रिपेयर्डनेस, फिर रिस्पॉन्स, रिकवरी, मिटिगेशन। तो ऐसे अलग अलग होते हैं, तो शायद ये पूछ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली मैंने सब कुछ प्रायोरिटी के बेसिस पे ही रखा है मोर और लेस, पर ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, पर कर सकते हो। उससे रिलेटेड ट्रायज, एक ट्रायज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो सब पूछते रहते हैं कि ट्रायज में मतलब रेड कलर मतलब क्या, ग्रीन कलर मतलब क्या, येलो कलर मतलब क्या। और थोड़ा एक एडवांस जाना हो तो वो भी ऐसे एमसीक्यू में भी और ओवरऑल भी ऐसे पूछ सकते हैं कि ये पे आपने आप में आप एक हॉस्पिटल में हो और मास कैजुअलिटी हैंडल कर रहे हो, तो क्या है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट है, तो बोलेंगे कि इस पेशेंट को ये है तो उसको कौन सा टैग दोगे आप, ये पेशेंट को वो है तो उसको कौन सा टैग दोगे आप। ऑल्दो ये एथिकल चीज है, थोड़ा बहुत रिलेटिव होता है, तो फिर भी पूछते हैं और आपको आना ही चाहिए। तो ट्रायज एक इम्पोर्टेंट है, तो वो कर सकते हो आप। और रिवर्स ट्रायज भी क्या होता है, मतलब वॉर के टाइम पे थोड़ा सा ट्रायज अलग हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो सब आपको आना चाहिए। मैं ये सब आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सबको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे ये सब पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये सब बहुत इजी है। तो पर पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं, ये हो गई बात सिलेबस की। अभी हम सब जानते हैं कि पीएसएम कितना बोरिंग है, तो इसके साथ साथ क्या कर सकते हो। अभी देखो थर्ड ईयर में हो और पीएसएम की पोस्टिंग 6 वीक्स की है, तो भले सब पे पढ़ने का प्रेशर है, ये है वो है, पर अगर कोई एग्जाम्स नहीं आ रही है और आप ऐसे हो जिसको ट्रैवलिंग का शौक है, बसेस में या फ्रेंड्स के साथ घूमना और वो सब अच्छा लगता है, तो ये सब विजिट्स पे भी जा सकते हो। वैसे तो कंपलसरी ही होती है, और मेरे हिसाब से जाने में कोई हार्म नहीं है। ये सब जगह पे विजिट्स होती है, तो क्या आप ट्रैवलिंग कर सकते हो ऐसे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, बस में जाओगे तो ऐसे थोड़ा मजा आएगा बस में। और उसके अलावा फिर वहां पे विजिट्स में जाके थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, वो लोग थोड़ा बहुत समझाएंगे, तो आप प्रैक्टिकली सब चीजों को देखोगे, तो आपको थोड़ा बहुत याद भी रहेगा, अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा। तो ये सब विजिट्स पे जाना चाहिए। अभी थर्ड ईयर में कौन कौन सी विजिट्स होती है मैं आपको बताता हूँ। हर कॉलेज के में अलग अलग होती होगी या होगी, मोरलेस ये मैंने अपनी कॉलेज का बताया है। और इसमें से भी ऐसा नहीं कि सब में जाना जरूरी ही है, आप ट्राई करो जितने में जा सको उतने में। मतलब गए तो अच्छी बात है, नहीं गए तो भी एक पॉइंट पे मैं बोलता हूँ चलेगा, इतना भी कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं कि फॉर सेकंड, मतलब अब नहीं भी गए तो इतना भी कुछ मिस नहीं करोगे। ऑब्वियसली जाओगे तो सीखना तो होगा ही और सीखने को मिलेगा ही, पर एज आई सेड इट्स सब्जेक्टिव। अगर आप फ्री हो, कोई एग्जाम एग्जाम नहीं आ रही है, तो इसके साथ जा सकते हो, फन का फन हो जाएगा, लर्निंग का लर्निंग हो जाएगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। क्या क्या विजिट्स होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेप्रेसी ऑफिस, लेप्रेसी के रिलेटेड मैंने जैसे कहा लेप्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें लेप्रेसी ऑफिस के लेप्रेसी ऑफिसर आपको समझाएंगे, तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस, सेम टीबी लेप्रेसी। फिर डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस, इसके रिलेटेड एक हायरार्की होती है और वो सब होता है। अब तक इतना पूछा नहीं है, वो डिफिकल्ट होती है, तो वो शायद आप वहां पे जाके देख लो तो अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट आता है आईसीटीसी, यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्टिंग काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। मतलब ये एचआईवी के रिलेटेड होता है, तो वो
आपको सब दिखाएंगे कि कैसे वो लोग समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स का, जो भी लोग एचआईवी का टेस्ट कराने आते हैं उनको क्या क्या बताया जाता है, कैसे समझाया जाता है, वो सब। नेक्स्ट आता है आंगनवाड़ी पे। ये भी एक है कि इसकी विजिट्स भी है ऐसी के जो आप जा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हॉस्पिटल फॉर मेंटल हेल्थ। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। वहां पे जो इंचार्ज होगा वो आपको सबको समझाएगा कि वो लोग कैसे डील करते हैं, डिस्चार्ज कैसे करते हैं, डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है। वो एक थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं मिड इम्पोर्टेंट, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो साथ साथ में देख लोगे तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फैमिली प्लानिंग पे। तो आप हर एक कॉलेज में जनरली हर एक हॉस्पिटल में एक फैमिली प्लानिंग की अलग से ओपीडी चलती ही है। तो आप वहां पे जाके तो वो लोग बताएंगे कि वो लोग कैसे काउंसलिंग करते हैं, वो लोग क्या क्या चीजें एडवाइस करते हैं, करंटली क्या चल रहा है, या करंटली सब कपल्स क्या प्रेफर कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा फैमिली प्लानिंग के बारे में। फिर आता है वेल बेबी क्लिनिक। तो इसमें भी जा सकते हो ऐसे। ये पीडियाट्रिक्स के एक दिन जनरली रखा होता है कि एक दिन वेल बेबी क्लिनिक की ओपीडी होती है हर एक हॉस्पिटल, जनरली ऐसा होता है। तो आप उसमें जा सकते हो, उसमें जाकर दे सकते हो। फिर थी फैक्ट्रीज, तो उसकी विजिट की उसमें मतलब उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ESIS है, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऐसा कुछ है। तो वो आप देख सकते हो कि उससे रिलेटेड सब चीजें आती है कि मतलब कितना इंश्योरेंस दिया जाता है, मतलब और सब लिमिटेशंस है उसके लिए भी। कभी कभार MCQs आ जाते हैं, या फिर कभी कभार ऐसे वार्ड एंडिंग में वो लोग पूछ लेते हैं कि ऐसे MCQs नंबर्स के MCQs पूछते हैं कि एक फैक्ट्री में पर कितने परसेंट एक टॉयलेट होना चाहिए, कितने परसेंट एक वॉशरूम होना चाहिए, कितने परसेंट एक कैंटीन होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, पर वीक कितने होने चाहिए, पर डे कितने होने चाहिए। ऐसे सब अलग अलग चीजें वो लोग पूछते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये थोड़ा बहुत लेप्रेसी से ही कनेक्टेड है। मतलब कोई डिसेबल चीज है तो उसमें सब क्या स्प्लिंट्स और वो सब क्या देते हैं, तो वो भी कभी कभार स्प्लिंट्स रख देते हैं स्पॉट्स में। तो वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। So, guys, this was all about the video for PSM clinical posting of third year. इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंने जो अभी सिलेबस में पता है वो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें आप करके जाओगे, आराम से पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। वो सब चीजें पढ़ के जाना। पासिंग अगर ये सब चीजें पढ़ के गए तो पासिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और 6 वीक्स की काफी लंबी पोस्टिंग होती है, तो उसको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो। थियरी भी पढ़ सकते हो, पार्ट सेशंस में पढ़ सकते हो। और ये सीपी की अगर प्रिपरेशन करें तो इसके लिए जनरली हर एक कॉलेज में से जर्नल आपको प्रोवाइड करते ही है, तो आप उसमें से रीड कर सकते हो। अगर जनरल नहीं देते तो भी पार्क में से पढ़ सकते हो। इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। क्या क्या पूछते हैं मैंने अभी जस्ट बताया, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स और बेसिक चीजें ही पूछते हैं। तो वो सब प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है, तो उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा सा कमेंट करके मेरे को बताओ कि क्या क्या सजेशंस आप मुझे लेने चाहिए, क्या क्या चीजें मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए इसमें, क्या क्या चीजें ऐसी ऐड करें जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगे, इंटरेक्टिव, या फिर क्या बोलते हैं ऐसा थोड़ा मजा आए वैसी वीडियोस हो। मेरे को सजेशंस बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, पर्सनली लिखो। और बताओ कि क्या क्या और आप लोग और कौन सी वीडियोस देखने चाहते हो। So subscribe to my channel and stay tuned for further videos. This is me, Yash Gandhi, signing off.